हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। और मुझे उम्मीद है आप सभी काफ़ी कुशल होंगे, सब ठीक होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब जैसा कि सिलसिला चल रहा है लगातार काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो पीछे से पेंडिंग थे अब सभी लगातार हो रहे हैं। तो आज डेट हो गई है 2 दिसंबर 2020। सबसे पहले आपको आज का एक थोड़ा सा किस्सा बता देता हूँ। आज 2 दिसंबर है तो आज के दिन नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जा रहा है। तो मैं सुबह उठा, मैंने अपने फ़ोन के व्हाट्सएप पे देखा तो काफ़ी सारे लोगों ने नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे का स्टेटस लगा रखा था। तो काफ़ी सारे लोग तो आउट ऑफ दिल्ली हैं, बट मोस्टली जो है वो सब दिल्ली से हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बाहर का माहौल भी देखा तो आई फाउंड दैट ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को लेकर के काम करने की। हमने पिछली एक वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था सबको लेकर के। बट जिस तरह से हम आज यानी कि 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मना रहे हैं, तो इसके लिए कहावत यही कह सकते हैं कि दैट रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। और अगर इसका हिंदू अनुवाद भी करें तो काफ़ी ज़्यादा सटीक होता है कि रोम एक दिन में नहीं बना था। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की समस्या जिस प्रकार बढ़ती जा रही है और दिल्ली इससे इतना परेशान है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम इस क्षेत्र में उठाने की ज़रूरत है, जिससे उम्मीद की जाए कि कहीं ना कहीं कुछ लाभकारी परिणाम देखने को हम सबको मिले। और साथ ही कहीं ना कहीं सरकार और समाज दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होना ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही तरफ से बहुत सारी कमियां हैं। खैर, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ इसके लिए कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे हम लोगों को। खैर, आज के टॉपिक्स को लेकर के बात कर लेते हैं। देखो, आज के अगर हम न्यूज़ देखें तो यहाँ 2 टॉपिक हैं मेन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बहुउद्देशीय जलाशय और दूसरा टॉपिक है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण को लेकर के। देखो, ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण को हम पिछले समय में भी पढ़ते हुए आए हैं और आज भी पढ़ने वाले। खैर, काफी छोटा टॉपिक है, कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज बतानी है तो उसको बताएंगे। लेकिन आज जो पहला टॉपिक है यह सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, यह अपने अंदर 3 न्यूज लेकर के चल रहा है। ठीक है, एक न्यूज अभी 2 दिन पहले की है, 30 नवंबर की। वैसे 29 नवंबर को हुआ था, 30 नवंबर को फिर वो न्यूज में काफी डिस्कशन में रहा। और 2 न्यूज अगर हम देखें तो अभी कल आज की ही है। तो कहीं ना कहीं हम 3 न्यूज डिस्कस करेंगे। आज की सभी न्यूज में एक नाम कॉमन है, वो है ब्रह्म। ठीक है, क्योंकि पहला जो हमारा टॉपिक है मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के है। ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े हुए 3 टॉपिक हैं हमारे पास पहले ही इस टॉपिक के अंदर। तो 3 न्यूज जो थी उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वहीं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण को लेकर के। तो आज का जो हमारा मुख्य आकर्षण है वो ब्रह्मोस को लेकर के है। थोड़ा सा भारत चाइना विवाद बहुत ज्यादा धीरे धीरे यहाँ पर भी अब गहराता जा रहा है। और जिस तरह से भी हमने पिछले समय में देखा था गलवान को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा था, तो अब वहां से सब चीजें निपटने के बाद अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ब्रह्मपुत्र के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। तो जानेंगे क्या चीजें हैं, शुरू कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुउद्देशीय जलाशय। ठीक है, देखो जो मेन टॉपिक है बहुउद्देशीय जलाशय बनाने वाला, यह टॉपिक मुख्य रूप से भारत से संबंधित है। दरअसल क्या हुआ है कि कल भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है, तो जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक 10,000 मेगावाट का एक पन बिजली परियोजना स्थापित करने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भी हमें वहां से बिजली देगी। बिजली का उत्पादन हम ब्रह्मपुत्र नदी पर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आंखें भारत की क्यों खुली? ब्रह्मपुत्र नदी तो काफी लंबे समय से बह रही थी, यहाँ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुए होंगे, जाहिर सी बात है, तभी यह स्थिति देखने को मिली है। अन्यथा तो मुझे लगता नहीं है कि ये सभी चीजें हमें देखने को यहाँ पर इस प्रकार से मिल सकती थी। ठीक है ना, तो चीजें किस प्रकार से हो रही हैं थोड़ा सा समझते हैं। यह जो स्टेटमेंट था भारत का बहुउद्देशीय जलाशय को बनाने का, यह तो स्टेटमेंट कल ही हमें देखने को मिला। काफी अच्छा लगा देख करके यहाँ के इस प्रकार का निर्णय लिया जाने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्यों हो रहा है इसको लेकर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2-3 दिन पहले की न्यूज थी। 2-3 दिन पहले की न्यूज कहाँ थी? चाइना की ग्लोबल टाइम्स, जो वहां का मुख्य समाचार पत्र होता है, वहां से खबर आई है। ठीक है ना, मैं आज एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस न्यूज़पेपर के अंदर ग्लोबल टाइम्स को चाइना का भोंपू बताया हुआ था। ठीक है, पहले तो मुझे थोड़ा डाउट सा हुआ लाइन पढ़ते समय, बट उसके बाद थोड़ा सा फिर बाद में समझ में आया। समझ में क्यों आया? दरअसल अगर हम ग्लोबल टाइम्स की जो हम न्यूज़ेस देखें, ठीक है, कहीं ना कहीं देखो मीडिया को लेकर के हम मानते हैं कि पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष खबरें ही जनता तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है, पर जिस तरह चाइना की जो व्यवस्था है वहां पर, उसको लेकर के तो खैर क्या ही कहा जाए। लेकिन भारत के मामले में भी लगातार हम काफी लंबे समय से मीडिया की आलोचना देख रहे हैं। तो क्या था कि वहां से बताया गया कि चाइना ने फैसला लिया है कि वह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक बांध बनाने वाला है। ठीक है,
और यह जो बांध का कार्यक्रम है, यह चाइना की 14वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर भी शामिल कर लिया जाएगा। चाइना की जो 14वीं पंचवर्षीय योजना है वह अगले साल यानी कि सन 2021 से शुरू होने वाली है। अब एक ही महीना रह गया है, तो सन 2021 से लेकर के 2025 तक यह पंचवर्षीय योजना रहने वाली है। तो चाइना के जो डिपार्टमेंट है, विभाग हैं, इसको लेकर के वहां से स्टेटमेंट आ चुकी है पूरी कि चाइना अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर एक ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक बांध बनाने का प्रोग्राम जो है वो लेकर के चल रहा है। ठीक, अब जब यह स्टेटमेंट सामने आई तो यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा ही हानिकारक थी। हानिकारक किसके लिए थी? भारत के लिए थी, साथ ही साथ यह खतरनाक है बांग्लादेश के लिए भी। क्यों खतरनाक है आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत में निकलती है, मानसरोवर झील के कुछ पास से। वहां से यह नदी निकलते हुए आती है, तिब्बत में से घूमते घामते फिर ये भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि जो तिब्बत के अंदर का क्षेत्र है, चाइना भारत के क्षेत्र में तो बांध नहीं बना सकता। ये चीज हम जानते हैं क्योंकि हमारे इस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट है, तो चाइना इस प्रकार का कार्यक्रम भारतीय क्षेत्र में तो करेगा नहीं, तो कहां करने के प्रयास चल रहा है? भारतीय सीमा से कुछ निकट पे तिब्बत के अंदर अब ये बांध बनाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जिस प्रकार से क्षेत्र है, यानी कि इतनी बड़ी नदी है ये, इस पे बनाया जाने वाला बांध भी हम उम्मीद कर सकते हैं छोटा तो बनेगा नहीं, बहुत बड़ा ही बांध बनेगा, कॉमन सी बात है। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर यह बांध बनाया जाने वाला है, जिसको लेकर के चाइना की तरफ से स्टेटमेंट जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना ने स्टेटमेंट दिया है कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए? पन बिजली बनाने के लिए, यानी कि बिजली के उत्पादन में इस बांध का प्रयोग करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं इसका जो जल है वह उपयोगी होगा। ठीक है, साथ ही चाइना ने स्टेटमेंट यह भी दिया है कि वह साथ साथ भारत और बांग्लादेश के लोगों का भी ध्यान रखेगा। पर क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? आप ही बताइए इस बात को, मुझे तो लगता नहीं है। क्या ठीक है, तो चाइना के अंदर जो कंपनी है पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, इसको यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसके अध्यक्ष जी हैं यांग जियोंग। ठीक है, तो नाम देखो ऐसे ही होते हैं, याद रखने थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, बाकी कंपनी का नाम आप समझ गए होंगे, पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। तो यांग जियोंग जो इसके अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट जारी हो गया है कि चाइना ने इस प्रकार का कुछ काम करने का फैसला ले लिया है, और यह काम कहां होगा? तिब्बत में काम होगा। अब यह तो बात ठीक है, काम हो रहा है जी, कैसे कैसे हो रहा है? 14वीं पंचवर्षीय योजना में हो रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहे हैं, तिब्बत वाले क्षेत्र में बनाएंगे, भारतीय सीमा से कुछ ऊपर बनाएंगे। ठीक है, पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको बनाने की। अब समस्या कहां खड़ी हुई, यह सोचने वाली बात है। ठीक है, देखो बांध का मुख्य काम क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं कि पानी रोकना। ठीक है, बांध को मुख्य रूप से इसीलिए बनाया जाता है। देखो अगर हम थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और समझे तो हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करती है। यह तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है, भारत से निकल के बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है वहां पर ये पहुंचती है उसके बाद, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा सफर इसने तय नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि इसका जो भी जल होता है वह जल लगातार बहता है, और बहने के बाद ये समुद्र में मिल जाता है, यानी कि बहुत सारा जल हम देख रहे हैं खराब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं देखो हमें लोगों को जरूरत है जल संरक्षण को लेकर काम करने की। अगर हम भारत की पृष्ठभूमि पे ही समझें तो कहीं ना कहीं हम ये चीजें जान रहे हैं, काफी लंबे समय से देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारा जो ग्राउंड वाटर था वो खत्म होता जा रहा है, वाटर क्राइसिस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत बन रही है हम लोगों को। अब स्थिति यहाँ पर क्या हो रही है, एक चीज देखते हैं। ऐसा बताया जा रहा है, स्टेटमेंट्स ये आ रही है कि थ्री जॉर्ज बांध जो है, थ्री जॉर्ज बांध की तुलना में भी 3 गुना ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा इस नए बांध से। यानी कि चाइना अब ये जो नया बांध ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाने जाने वाला है उसको लेकर के स्टेटमेंट आई है। न्यूज में देखने को यह मिला कि इसमें जो नया वाला बांध है वह बांध थ्री जॉर्ज बांध की तुलना में भी 3 गुना अधिक बिजली का उत्पादन करेगा। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे यार कि थ्री जॉर्ज कोई बांध था। ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है, इनको नहीं पता वो सोच रहे होंगे कि थ्री जॉर्ज बांध था, 3 गुना अधिक बिजली उत्पादन हो रहा है, अच्छी बात है, ऑल राइट। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखो समझो क्या चीज है यहाँ पर कि यह जो थ्री जॉर्ज बांध है ना, यह बांध चाइना का बांध है, चाइना में है, और यह बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। तो यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध चाइना के पास है, और चाइना अब जो नया बांध बनाने की तैयारी कर रहा है वो बांध भी इस बांध से 3 गुना अधिक बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं नया बांध इस पुराने बांध की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। यानी कि अगर चाइना ने यह नया बांध बना लिया तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध तो वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर आने वाला जो जल है वो किस प्रकार से प्रभावित होगा वह हम सोच सकते हैं। एक स्थिति यह भी है कि हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और साथ साथ बांग्लादेश, वो मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के जल पर ही आश्रित हैं।
तो कहीं ना कहीं वह सभी क्षेत्र बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होने वाले हैं। और अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत अभी भी बिजली के मामले में काफी ज्यादा चाइना पर ही आश्रित है, और अगर ऐसा कुछ काम होता है और तो इससे क्या होगा, हम लोग बिजली पर तो आश्रित रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य और जो बांग्लादेश है वो पानी के लिए भी चाइना पर ही आश्रित हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में पानी यहाँ तक आना ही नामुमकिन सा रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति सुधरती नहीं है, थोड़े थोड़े दिन में हम सुर्खियों में पढ़ते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट गहराता जा रहा है, बढ़ रहा है, क्षेत्र बदलते हैं लेकिन नाम लगभग लगभग कॉमन से ही रहते हैं, जैसे कि भारत पाकिस्तान, भारत चाइना। ठीक, थोड़े आगे चलते हैं। और जो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसके कुछ अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि हम भारत में जानते हैं, भारत में क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत के शास्त्रों के अनुसार इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया था, इस नदी के नाम का अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। ठीक है, बहुत सिंपल सा नाम है। अब इस नदी के कुछ अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत के क्षेत्र में जब ये नदी बहती है, यानी कि जो इसका उद्गम क्षेत्र है मानसरोवर झील के पास से, तो वहां पे इस नदी को यारलंग सांगपो कहा जाता है। ठीक है, यारलंग सांगपो के नाम से वहां को जाना जाता है। उसके बाद ये बहते बहते भारत में आती है। तो भारत के अंदर जब ये आती है तो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश वगैरह वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो हम उत्तर पूर्व का जो हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर इस नदी को दिहांग या सियांग ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन नाम है दियांग सियांग, तो इस प्रकार से इसका अनुवाद किया था। उसके बाद ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है। और हम एक चीज और देखते हैं कि जो यह ब्रह्मपुत्र नदी है, यह गंगा के साथ भी कोलैब करती है, यानी कि आगे जाकर के ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक हो जाते हैं। तो उस स्थिति में इस नदी को जो यह मिश्रित नदी होती है, जिसको कहते हैं मेघना। ठीक, तो यह कुछ नाम थे जो ब्रह्मपुत्र नदी के थे, हमने यहाँ पे ये भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ आकर के हमारा अब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमने यह जान लिया कि चाइना जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भारत और चाइना के जो राजनयिक संबंध है बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये सफल हो जाता है तो भारत फिर चाइना के ऊपर कई मामलों में आश्रित हो जाएगा, जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है उसको लेकर के। तो कहीं ना कहीं भारत, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा और पॉजिटिव रहेगा बांध बनाने को लेकर के। कहीं ना कहीं कुछ प्रतिक्रिया अलग से भारत की भी आएंगी, इसको लेकर के हम उम्मीद कर सकते हैं। तो एक टॉपिक पूरी तरह से फिनिश। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, ये एक न्यूज थी जो डिस्कस करनी जरूरी थी हम लोगों के लिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं चाइना इंडिया रिलेशन का यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए हैं। फिर भी यदि कोई बात बचती है या कोई क्वेश्चन आपके मन में उठता है तो ऐसी स्थिति में आप उसको नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा। क्योंकि पहले भी हम चाइना और इंडिया रिलेशन को लेकर डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार जरूरत पड़ी है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हमें देखने को मिली, इसलिए हम यहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी न्यूज की ओर आते हैं। यह पहले क्रिया थी जो चाइना के द्वारा की गई। क्रिया का बाद क्या होता है, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। अब प्रतिक्रिया देने का काम किसका रह गया था, भारत का काम रह गया था। थोड़ा सा करते हैं, समझते हैं। ठीक है, भारत के बहुत सारे जो काम होते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है, जरूरत पड़ती है जिस तरह के काम होते हैं। तो भारत के जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से अब क्या हुआ, कल स्टेटमेंट जारी कर दी गई कि हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जलाशय बनाएंगे। ठीक है, कभी भी सरकार कोई भी प्लान लाती है उसकी पॉजिटिव चीजें गिनाती है, बहुत अच्छे से गिनाती है, काफी लंबी सारणी लेकर चलते हैं उसको लेकर के। तो इस प्रकार से हमारे भारत के जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भी सेम काम किया गया। कौन संभाल रहे हैं, टीएस मेहरा। ठीक है, यह टीएस मेहरा साहब है। कौन है ये, यह जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आयुक्त हैं ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के खास तौर पे। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय में आयुक्त हैं खासतौर पर ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के ऊपर, नाम है टीएस मेहरा साहब। ठीक है, तो इन्होंने पूरी तरह से कल थोड़ा सा पर्दा उठाया और बातें जाहिर की भारत सरकार की तरफ से कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक जल शक्ति परियोजना का काम किया जाएगा। साथ ही साथ मैंने टाइटल ऐड कर रखा है बहुउद्देशीय जलाशय। ठीक है, बहुउद्देशीय जलाशय का मतलब क्या है कि एक ऐसा जलाशय बनाया जाएगा कि जिससे कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। जलाशय से मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मतलब क्या होता है। जलाशय का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई तालाब टाइप हो गया, ठीक है, जहां पर क्या होगा, पानी को स्टोर किया जाएगा और उससे कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। अब चीजें क्या होने वाली है, यहां पर अब तक जो मेन टाइटल है वो यह दिया गया है कि अब भारत ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक 10,000 मेगावाट का पन बिजली परियोजना बनाएगा। अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के हम बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस प्रकार से तिब्बत से आती है और आकर के फिर अरुणाचल प्रदेश में फिर ये प्रवेश करती है। तो कहीं ना कहीं चौड़ाई वहां पर आकर के बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी पिछले समय में हमने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ जो पुल था उसको लेकर के भी हमने काफी चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पर अब जरूरत पड़ रही है पढ़ने की कि एक जो पन बिजली परियोजना है इसको लेकर के बात कर रहे हैं 10,000 मेगावाट की। 10,000 मेगावाट अपने आप में ही बहुत बड़ा है
और इस प्रकार से बिजली उत्पादन करना भी काफी ज्यादा हमारे देश के लिए लाभकारी हो सकता है। तो यह काम कहाँ हो रहा है, यह काम होने वाला है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऐसा उद्देश्य भारत सरकार की तरफ से सिद्ध किया जा रहा है, अभी दिखाया जा रहा है। तो इसको लेकर के अब उद्देश्य किस प्रकार से बताएंगे, देखो मेन उद्देश्य तो देखो यही है कि जब वहां पर जलाशय बनेगा तो उससे क्या होगा, वहां पर पन बिजली क्रिएट की जाएगी। यानी कि क्या होगा कि पानी के द्वारा हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे हम बिजली बनाने का काम करते हैं, तो वही एक काम है जो हमें ब्रह्मपुत्र नदी के साथ भी करना है और वहां से भी हमें बिजली का उत्पादन करना है। सोचने वाली बात यह है कि कैसा क्यों हुआ, भारत की आंख अभी क्यों खुली, ये काम तो भारत वैसे पहले भी कर सकता था, ठीक है, ये भी बताएंगे, पहले की बात भी थोड़ी सी आएगी, लेकिन नहीं किया गया। और जब यह काम नहीं किया गया तो इस अभी हमें देख रहे होंगे ना कि चाइना ने मौके का फायदा उठाया और कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है यहाँ पर जरूरी यह है कि जो संसाधन हमारे हैं, जिन पे हमारा अधिकार है, जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, कहीं ना कहीं हम समय रहते और पहले से पहले ही उनका प्रयोग कर लें, शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी वो रहेगा। तो साथ ही साथ इसके अलावा और बात क्या कही गई, इसके अलावा यही बात की गई कि हम विभिन्न मौसमों में देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ लेकर के बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ का एक मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र नदी है, जिससे वहां के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि कुछ इसमें इस प्रकार के काम किए जाएंगे कि कहीं ना कहीं बाढ़ से निजात मिल सके। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, पानी का स्तर गिरता जाता है, तो जलाशय बन जाएगा तो कहीं ना कहीं वाटर स्टोर करने की क्षमता भी अपने अंदर अब डेवलप कर पाएंगे। हम देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वह आता है और आते हुए बहते ही चला जाता है और नीचे बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है जाकर के। तो कहीं ना कहीं जरूरत है इसका पानी को स्टोर करने की। बहुउद्देशीय जो है जलाशय बनाया जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा, इससे काफी मात्रा में पानी को स्टोर किया जा सके और जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल कर सके। अभी हम देख पा रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है वह बहुत ज्यादा है, लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से रहेगा इसको लेकर के हम काफी कुछ नहीं कह सकते हैं, भविष्यवाणी करना खैर हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर हम यह देख चुके हैं कि भारत की बहुत सारी नदियां जो किसी समय 12 मासी नदियां हुआ करती थी वह अब मौसमी नदियां हो गई हैं। यानी कि हम देखते हैं कि कुछ खास मौसमों में ही, मानसून में ही वह नदियां बहती हैं, इसके अलावा बाकी सभी मौसमों में वह सूखी पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि जल स्तर खराब हो गया है बहुत ज्यादा। उसके लिए चाहे किसी भी चीज को रीजन मान लीजिए, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, जलवायु परिवर्तन हो या कोई अन्य अनेक कोई रीजन आपने देना चाहे, लेकिन कंक्लूजन एक ही निकल करके आएगा कि वह जो 12 मासी नदियां थी वह अब क्या हो गया, मौसमी नदियां बन करके ही रह गई हैं। जल स्तर में कहीं ना कहीं परिवर्तन हम सभी ने अब तक आंक लिया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का यह जो काम किया जा रहा है काफी सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। तो उस जल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कई परियोजनाएं वहां लग सकती हैं, प्लांट्स लग सकते हैं, कहीं ना कहीं यह भी हमारे लिए उपयोगी रहेगा। तो कुछ उद्देश्यों को लेकर के काम यह किया जाने वाला है। अगर हम राजनयिक दृष्टि से देखें, राजनयिक दृष्टि से कहीं ना कहीं अगर यह टारगेट पूरा हो जाता है और बहुउद्देशीय जलाशय वहां बन जाता है तो कहीं ना कहीं भारत का जो अधिकार है, अधिकार क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाएगा और हम सबसे ज्यादा उपयोगी ये है कि हम संसाधन का कुशलतम प्रयोग भी कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर इनके द्वारा यही बताया गया है कि 9.2 BCM के अपर सियांग परियोजना बनाई जाएगी। परियोजना का नाम है ये, जो वहां पर काम किया जाएगा, जो जलाशय बनाया जाएगा उसका नाम इन्होंने दिया है अपर सियांग परियोजना। अपर सियांग परियोजना क्यों दिया गया है यह भी समझने वाली एक बात है। अगर हम पिछले कंटेक्स्ट में चले, हमने चाइना वाले टॉपिक पढ़ा था, चाइना वाले टॉपिक के अंदर बताया यह गया था कि यह जो बांध बनेगा यह निचले क्षेत्र में बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर नाम दिया गया अपर सियांग परियोजना। दोनों में फर्क क्या है ये समझते हैं। चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के उस क्षेत्र पर बांध बनाने का प्रयास कर रहा है जो भारत से बाहर है और अंतिम, यानी कि तिब्बत का अंतिम क्षेत्र पड़ता है वो, ठीक है। तो इसलिए उसको निचला क्षेत्र कहा गया क्योंकि वहां पे आकर खत्म हो जाती है, उसके बाद भारत का अधिकार इसके ऊपर शुरू हो जाता है, भारत का क्षेत्र वहां से शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको वहां कहा गया है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी में बांध को लेकर के बात करें तो इसको कहा गया है कि निचले क्षेत्र में बांध बनाने का काम किया जाएगा। वहीं अगर हम यह परियोजना देखें तो उसको कहा गया है 9.2 BCM अपर सियांग परियोजना। क्यों कहा गया? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह अरुणाचल प्रदेश में होते हुए ही भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद ये आगे अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ पर इसको अपर सियांग इसलिए कहा गया है क्योंकि सियांग जो नाम है यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है और यह ऊपरी क्षेत्र में बनेगी वहां पर, तो इसीलिए इसको अपर सियांग परियोजना कहा गया। थोड़ा सा लॉजिकल चीजें हैं, बहुत इजीली समझ में आ सकती हैं यदि हम समझने का प्रयास करें तो, ठीक है। चाइना के मामले में निचला क्षेत्र, भारत के मामले में या अरुणाचल प्रदेश के मामले देखें तो ऊपरी क्षेत्र इसको कहा गया है। नाम याद रहिएगा, अपर सियांग परियोजना है जिसको नाम देते हुए काम शुरू किया जा रहा है और उम्मीद की रही जा रही है कि जल्द काम शुरू होगा और ये चीजें पूरी होंगी। साथ ही साथ एक चीज देखने को यह मिली कि जब यह साहब जो है TS मेहरा, इन्होंने यह स्टेटमेंट दी तो एक अन्य अधिकारी थे जिन्होंने यह बताया कि सन 1980 से भारत विचार कर रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर इस प्रकार का एक कोई परियोजना या कोई बांध बनाया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं भारत के हितों की पूर्ति हो सके।
ठीक, तो कोई अन्य अधिकारी था जिसने स्टेटमेंट दी। देखने वाली बात ये है कि वर्ष की कौन सी बात हो रही है, 1980। 1980 यानी कि अगर हम आज तक भी अनुमान लगाए तो लगभग लगभग कितने साल, 40 साल के आसपास का समय यहाँ बीत चुका है। 40 साल का समय यदि हम देखें तो यह इतना समय होता है कि भारत में कई सारे बांध बनाए जा सकते थे, ठीक है। लेकिन 40 साल के अंदर जो हमारे मंत्रालय हैं या सरकार है, यह एक बांध के ऊपर भी फैसला नहीं ले पाई थी, ठीक है। ऐसी उनकी स्टेटमेंट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये उन्होंने दर्शाया है कि 1980 से विचार चल रहा है, तो 1980 से विचार चल रहा है, हमने 40-41 साल ऐसे ही बिता दिए और अब तक ये फैसला नहीं कर पाए कि एक इतनी बड़ी नदी है और इतना महत्वपूर्ण हित यहाँ से पूरे हो सकते हैं कि आप फैसला ले पाए और जो काम है उन्हें है वह काम आप पूरे कर ले। तो कहीं ना कहीं यह भी चेकने वाली चीज एक आई है, ठीक है। यहाँ पर ये विचार नहीं कर पा रहे थे और यहाँ देखिए चाइना ने इंस्टेंट फैसला लेकर के एक बांध बनाने का फैसला भी बता दिया है सभी को, ठीक है ना। और एक चीज देखने वाली यह भी है कि सन 1980 वह समय था जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही यह काम हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है आपस में रिलेट हो रही हैं, एक दूसरे से जुड़ रही हैं, ठीक। यह दूसरी न्यूज थी हमारी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब तक हम 2 न्यूज डिस्कस कर चुके हैं। पहली न्यूज हमारी जो थी यह थी चाइना के द्वारा बांध बनाने को लेकर के। न्यूज में अब तक नदी एक ही है, ब्रह्मपुत्र नदी। पहली न्यूज के अंदर चाइना ने बात की थी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बांध बनाने की, उसको हमने अच्छे समझा। दूसरी न्यूज के अंदर हमने समझ लिया है कि भारत के द्वारा एक बहुउद्देशीय जलाशय बनाने का घोषणा की गई है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तो 2 न्यूज अब तक हम समझ चुके हैं। तीसरी न्यूज हमारी अब शुरू होती है और तीसरी न्यूज के अंदर हम बात करने वाले बाढ़ के खतरे को लेकर के। यह मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से ही संबंधित है। ऑलराइट, मैंने बता चुका था कि 3 न्यूज है हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई है। एक नई रिपोर्ट आई है, एक नई रिपोर्ट जो आई है यह कोलंबिया विश्वविद्यालय की तरफ से आई है, ठीक है। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रोफेसर थे, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने रिसर्च की और चीजें पढ़ी समझी जानी और बताया गया है कि पिछले 700 साल के आंकड़े लिए गए। तो उन्होंने अब तक यह बताया कि अगर हम पिछले काफी समय से जो 700 सालों का आंकड़ा, काफी लंबा समय है, अगर हम कंपैरिजन करें तो चीज देखने को यह मिली है कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो जल बहाव का स्तर है और जल स्तर है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब हम देख पाते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहीं ना कहीं वह पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ लेकर के आती है और जिससे पूरा का पूरा पूर्वोत्तर का क्षेत्र बहुत ज्यादा ही ग्रस्त रहता है। स्थिति क्या हो रही है, अब इनके द्वारा स्टेटमेंट यह दिया गया कि जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में। जल स्तर बढ़ गया है तो क्या होने वाला है, सीधी सीधी सी बात है कि बाढ़ें अब पहले की तुलना में ज्यादा आएंगी। रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया है कि अब क्या होने वाला है, धीरे धीरे स्थिति बदलेगी और बाढ़ें जो पहले कंपैरिजन में आया करती थी अब बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएंगी, प्लस समय भी बढ़ जाएगा। यानी कि अब कम ही समय में ज्यादा बाढ़ें आएंगी और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्र को, बांग्लादेश वाले क्षेत्र को अब ज्यादा बाढ़ों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मानव जनजीवन के लिए बहुत ज्यादा ही हानिकारक है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिलने वाला है। पिछले 700 सालों का आंकड़ा लिया गया है इसको समझने के लिए और कोलंबिया विश्वविद्यालय की तरफ से यह रिपोर्ट आई है। तो कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ भारत बांध, चाइना बांध बनाने की तैयारी कर रहा है, भारत परियोजनाएं लाने की तैयारी कर रही है और जलाशय बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में ही लोगों के लिए बाढ़ लाने की तैयारी में लगी हुई है। यहाँ बहुत सारी फ्लड्स अब आने की तैयारी में है, ठीक है। वहीं एक बहुत सारे जो विश्लेषण चल रहा था, चीजों को समझने का प्रयास चल रहा था, वहां पे डिस्कशन चल रहा था, तो सभी का अपना अलग अलग स्टेटमेंट्स था, ठीक है। देखो कभी भी क्या होता है जब प्राकृतिक चीजें होती है उनके लेकर के हम कहीं भी सटीक चीजें एक बार में या तुरंत पता नहीं कर पाते। तो कईयों का अनुमान था प्राकृतिक चीजें, कईयों का अनुमान था जलाशय, कईयों का अनुमान था ग्लोबल वार्मिंग, कईयों का अनुमान कि ग्लेशियर, जलाशय नहीं सॉरी ग्लेशियर के कह रहा हूं मैं। तो कईयों का अनुमान था ग्लेशियर, कईयों का अनुमान था प्राकृतिक परिवर्तन, कईयों का अनुमान था, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। तो लेकिन क्या हुआ कि वहां पर मुकुंद पी राव थे, मैं बताता हूँ कि कब कुछ भी दे दीजिए, ठीक है, हम बीच में किसी भी चीज को आधार बना सकते हैं स्टेट चीजें समझने के लिए, लेकिन कंक्लूजन तो एक ही निकल रहा है। उसी कंक्लूजन को लेकर के मुकुंद पी राव साहब ने भी बात की, उन्होंने क्लियर बताया कि देखिए आप कारण कोई भी मान लीजिए, ठीक है ना, वो मायने नहीं रखता है, आप समझ लीजिए, जान लीजिए, लेकिन कंक्लूजन अभी भी एक में आ रहा है, कंक्लूजन यही आ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, बहाव बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं क्या होगा आने वाले समय में बाढ़ें बहुत ज्यादा आएंगी, बहुत ज्यादा ही वहां का जनजीवन अब ग्रस्त इन सभी चीजों से रहेगा। आई होप आपको यह टॉपिक भी क्लियर हो गया। यह 3 टॉपिक थे जिसको लेकर हम डिस्कस कर लिया है हमने, ठीक है, और तीनों ही टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े हुए थे। ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो पहला टॉपिक चाइना, दूसरा टॉपिक इंडिया एंड तीसरा टॉपिक जो हमारा था यह है वहां पर बाढ़ के आने वाले खतरे को लेकर के थी। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। जहां एक तरफ इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहीं वहां बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया। देखते हैं आने वाले समय में हमें क्या न्यूज मिलती है डिस्कस करने के लिए अपनी क्लास के अंदर। ऑल राइट, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है, यह ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण को लेकर के है। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हम पहले भी कर चुके थे, इसको लेकर के हमने पहले भी बात की थी, लेकिन थोड़ा सा पहले वाले परीक्षण में अब वाले परीक्षण में कुछ फर्क है।
फर्क किस प्रकार का, पहले जो ब्रह्मोस के परीक्षण हुए थे वह स्थल से हुए थे, हमने कहीं ना कहीं स्थल का प्रयोग किया था। यह जो ब्रह्मोस का परीक्षण हुआ है, अब की बार परीक्षण हुआ है इसका एंटी शिप वर्जन, यानी कि शिप का प्रयोग किया है और शिप का प्रयोग करके शिप को ही नुकसान पहुंचाया है। यानी कि क्या हुआ था, थोड़ा सा कम बता देता हूं। कल यानी कि मंगलवार के दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर INS रणविजय, ठीक है, इस शिप को लिया गया। INS रणविजय जो था यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, वहां से क्या किया गया, एक शिप को टारगेट किया गया। कहां पर किया गया, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक शिप को टारगेट किया गया और देखने को बाद में क्या मिला कि ब्रह्मोस मिसाइल ने शिप से दूसरे शिप को पूरी तरह से पिन पॉइंट अटैक किया और उस शिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज्यादा उपलब्धि है और महत्वपूर्ण कदम लिया गया। ब्रह्मोस को अगर हम देखें तो लगातार हम इसको ऊपर काम कर रहे हैं, अलग अलग तकनीकें प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रह्मोस के अंदर सुधार हो और नई नई तकनीकें इसके अंदर शामिल हो सकें, जिससे कि चीजें बदले और ज्यादा अच्छी हो। तो इस प्रकार से चीजें हो रही हैं। अब अगर हम देखें तो जब यह कल वाला मिसाइल परीक्षण जो है यह सफल हो गया, तो अब जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, शुरुआत में सन 2001 में इसका पहला परीक्षण किया गया था। उस समय इसकी जो लिमिट थी काफी कम थी, पर अब हम देख पा रहे हैं कि 290 किलोमीटर से अब इसकी क्षमता जो है यह 450 किलोमीटर के लगभग तक पहुंच चुकी है। यानी काफी अच्छा रेंज अब हम कवर धीरे धीरे कर पा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है, यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, ये हवा से भी बहुत ज्यादा तेज गति करती है, यानी कि हवा से बहुत ज्यादा तेज गति से ये मूव करती है। क्रूज मिसाइल है, इसके अंदर सुपर जेट इंजन लगा हुआ है जो कहीं ना कहीं इसको गति करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब तक हम देखें, पिछले हमने काफी सारे परीक्षण समझे हैं, जाने हैं और हमें पता लगा कि ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी मिसाइल है जो सभी मानदंडों पर खरी उतरती है और हमेशा अपने टारगेट पे पिन पॉइंट अटैक करती है और उसको इंस्टेंटली खत्म कर देती है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ब्रह्मोस मिसाइल से पिछले से भी समझते हुए अगर आप आ रहे हैं तो काफी सारी नई नई चीजें आप समझ गए होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के खास बात क्या है कि यह मिसाइल जो है यह भारत की एकीकृत मिसाइल नहीं है, यानी कि यह मिसाइल संयुक्त रूप से बनाई गई है भारत और रूस के द्वारा मिलकर के। रूस हमारा पुराना मित्र है, यह तो हम जानते ही हैं, तो पुरानी दोस्ती यहाँ भी हम निभा रहे हैं और भारत और रूस दोनों ने मिलजुल करके ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है। शुरुआत में बनाया गया था मिलजुल के, लेकिन अब क्या हो रहा है कि लगातार इसके विकसित करने का, इस पे नए नए प्रयास करे जा रहे हैं और इसके अंदर तकनीकी सुधार भी अब किए जा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो भारत और रूस के द्वारा मिलजुल के बनाई गई है। तो अब देखते हैं कि इसको जो नाम दिया गया है वो ब्रह्मोस नाम दिया गया है। ठीक है, ब्रह्मोस नाम क्यों दिया गया, अगर हम देखें शुरू का हम समझ पा रहे हैं ब्रह्म, लेकिन बात का हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मोस जो नाम है यह दो नदियों का नाम से मिलकर के बना है। इसके अंदर भारत और रशिया की दो नदियां हैं, जिसके बाद यह नाम दिया गया। नदियों के नाम बता देता हूँ, भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र और रशिया की नदी है मॉस्कवा। तो इन दोनों नदियों के नाम जोड़ने के बाद ब्रह्मोस नाम इस मिसाइल को दिया गया था और दोनों ही लगातार काम कर रहे हैं। इस पर काम भी जो है सारा का सारा वो कौन करता है, ब्रह्मोस एरोस्पेस, ये एक उद्यम है और ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रशिया का संयुक्त उद्यम है और यही मिलकर के इसके ऊपर काम करता है और लगातार इसके अंदर तकनीकी सुधार में कार्यरत रहता भी है। तो इसके अंदर एरोस्पेस में कौन काम करता है, भारत के DRDO या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे जो अधिकारी हैं वह इस ब्रह्मोस एरोस्पेस में काम करते हैं। इसके अलावा रशिया का जो है स्पेस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन मशीनोस्ट्रोएनिया, यह भी इसके अधिकारी भी इसके अंदर काम करते हैं। तो रशिया और इंडिया दोनों के ही यहाँ पर अधिकारी लगे हुए हैं और लगातार ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं अमूमन जब भी बात करता हूं ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के, इस मिसाइल को मैं एक ऑलराउंडर मिसाइल बोलता हूं। ऑलराउंडर मिसाइल क्यों बोलता हूं, क्योंकि यह मिसाइल अपने आप में ही ऑलराउंडर है, यानी कि यह मिसाइल कहीं से कैसे भी लॉन्च की जा सकती है। आप इसको शिप से लॉन्च कर लीजिए, धरती से लॉन्च कर लीजिए, ठीक है, आप इसको सबमरीन से लॉन्च कर लीजिए, पनडुब्बी से लॉन्च कर लीजिए, कैसे भी आपको ठीक लगे आप उस हर तरह से इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात एक यह भी है कि जो खास बात इसके अंदर लॉन्च करने में है वही इसके अंदर टारगेट करने में भी, यानी कि आप इस मिसाइल को कहीं से कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं। कहीं से कहीं भी लॉन्च करने का मतलब क्या है कि आप इसको कहीं से भी किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं, चाहे वह टारगेट पानी के अंदर हो या सबमरीन हो, वह कोई शिप हो, वह कोई टैंक हो, ठीक है, यहाँ कोई भी टारगेट हो जो हवा के अंदर हो, तो ऐसा कोई भी टारगेट हो वह भी इससे हिट किया जा सकता है। यानी कि आप इस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं और कहीं से किसी भी टारगेट को आप हिट कर सकते हैं। तो उस प्रकार से यह मिसाइल अपने आप में बहुत ज्यादा ऑलराउंडर है और भारत के शक्ति प्रदर्शन के लिए बहुत ज्यादा अहम भी है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है। तो आई होप आप इस टॉपिक को भी समझ गए होंगे और ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां भी आप तक पहुंच गई होंगी। बाकी आगे अगली क्लास के अंदर और भी टॉपिक्स जो होंगे हमारे, हम उनको डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और
मुझे कोशिश यही रहती है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ ना छूटे, डिस्कशन जरूर हो और उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वह आप तक पहुंचती रहें, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वह बढ़ती रहे और आप अपने आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर होते रहें। एंड आज की इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी सारी नॉलेज आप तक पहुंची होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तो शेयर आप जरूर करेंगे और बाकी उन सभी लोगों तक भी पहुंचाएं जिनको इस वीडियो से जुड़ी हुई सभी जानकारियों की जरूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करके अपने व्यूज बताइए। हमारे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाला बटन है, इसको टैप करके आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीजों को डिस्कस करने के लिए।